भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है यूपी टेट सुपर टेट के लिए हम सीडीपी यानी कि बाल विकास का कोर्स चला रहे थे और उस कोर्स में 10 वीडियोस हो चुके हैं। जिसने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर यूपी टेट की सीडीपी के लिए प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। हम अधिगम के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत, आईपी पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत पढ़ लिया है। इसके बाद हमारा जो चौथा सिद्धांत है अधिगम का, वो है कोहलर का सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत का मतलब ये है कि बच्चा जो अधिगम करता है वो इन सिद्धांतों के जरिए ही करता है, उसका अधिगम इन सिद्धांतों पर ही आधारित होता है। तो कोहलर ने किस तरह से बताया है कि बच्चा किस तरह से अधिगम करेगा, उसके सिद्धांत की आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, ये यूपी टेट के लिए कोर्स हम कवर कर रहे हैं और सेम टू सेम सिलेबस लगभग सेम है, वो सुपर टेट में भी है और ये सारे सिद्धांत पूरा अधिगम सुपर टेट में भी आएगा। तो दोनों एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं, किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले इस सिद्धांत के अन्य नाम जान लेते हैं कि इस सिद्धांत को सबसे पहले तो बुलाया था सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी कि सूझबूझ का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके अन्य नामों में यह है कि सूझ का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, इसको समग्राकार का भी सिद्धांत कहते हैं, इसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये जो कोहलर हैं ये गेस्टाल्टवादी हैं, यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिनको गेस्टाल्टवादी बोला गया है, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसको परिज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है ना। तो ये सिद्धांत के आप लोग अन्य नाम जरूर याद करिएगा। इसके अलावा इस सिद्धांत की अन्य जानकारी में मैं आपको बता देता हूं, इस सिद्धांत के जनक कौन है। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये है वाल्फगैंग कोहलर। कहां के निवासी थे ये, जर्मनी के। कहां के थे, जर्मनी के। तो कोहलर जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने इस सिद्धांत का क्या किया है, प्रतिपादन किया है। कोहलर के गुरु कई बार पूछे जाते हैं, तो ये मैक्स वर्दीमर हैं और ये सारे के सारे गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्टवादी का क्या मतलब है कि ये सारे किस पर बल देते थे, सूझ पर, यानी कि बालक जो भी सीखता है वो अपनी सोच समझकर अपनी सूझबूझ से ही सीखता है। चलिए आगे हम इनके उसके बारे में बताएंगे। इनने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर। किस पर प्रयोग किया था, चिंपैंजी पर। और उस चिंपैंजी का नाम कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। इन्होंने अपना प्रयोग सन 1912 में किया था। कब किया था, सन 1912 में। यहां पर आपको कोहलर की कुछ पुस्तक बता देता हूं। गेस्टाल्ट साइम्बोलॉजी, द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट, द मेंटेलिटी ऑफ एप्स। एप्स यानी कि चिंपांजियों को कहते हैं एप्स, ठीक है। मेंटेलिटी यानी कि उन्होंने चिंपैंजी की मेंटेलिटी के ऊपर भी एक पुस्तक लिखी है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। कोहलर जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। इनके गुरु थे मैक्स वर्दीमर। इन्होंने अपना प्रयोग एक चिंपैंजी पर किया था जिसका नाम सुल्तान था। अब मैं आपको प्रयोग बता देता हूं, वो प्रयोग क्या था। इन्होंने एक चिंपैंजी को एक कमरे में बंद किया, एक पिंजरे में बंद किया और उस पिंजरे में ऊपर केले लटका दिए, यानी कि रस्सी से बांध दिए, और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया। और उसमें उस कमरे में उन्होंने किया है कि लकड़ी के जो डब्बे हैं वो रख दिए। अब जैसे ही उसको केले लटकते हुए दिखे चिंपैंजी को, वो उनको ऊपर लटके थे छत पर, ठीक है। तो उन तक नहीं पहुंच पा रहा था वो अपने कमरे में बैठा रहा था। फिर उसको लकड़ी के डिब्बे दिखे। अचानक से उसके दिमाग में आया कि इन लकड़ी के डिब्बों के ऊपर एक डिब्बा रखकर मैं इन केलों तक पहुंच सकता हूं। तो उसने क्या किया, एक लकड़ी का डिब्बा उठाया, उसके ऊपर एक और लकड़ी का डिब्बा रखा, उसके ऊपर एक और लकड़ी का डिब्बा रखा और उसके ऊपर चढ़कर ऊपर जो केले लटक रहे थे उनको हासिल कर लिया। तो यहां पर यह बात बोलने की कोशिश की गई कि यहां पर जो चिंपैंजी था उसको कैसे आया, तो उसकी सूझ से आया, उसकी समझ में कुछ आया अचानक से। सूझबूझ क्या है कि अचानक से किसी परेशानी का हल आपके दिमाग में आ जाना, है ना। तो यहां पर यह सिद्ध किया गया कि अपनी सूझबूझ से भी बच्चा सीखता है ना। चलिए उसके बारे में चर्चा करेंगे।
सन 1920 में इनके सिद्धांतों को स्वीकारा गया। बच्चे आप लोग यहां पर कंफ्यूज मत होना, यहां पर यह भी पूछ सकता है कि इन्होंने अपना प्रयोग कब किया था, तो कब किया था वो भी याद रखना, कब स्वीकार किया गया तो 1920 में, ये भी याद रखना। और ये जो प्रयोग है उन्होंने एक टेनरिफ द्वीप, एक द्वीप का नाम है टेनरिफ द्वीप, वहां पे एक शहर है कैनारी शहर, तो कैनारी शहर में इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये कुछ अन्य जानकारी होगी सूझ या फिर अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से, ठीक है। अभी तक हमें क्या समझ में आया, अभी तक हमें यह समझ में आया कि बच्चा कैसे सीखता है, सूझबूझ से सीखता है। अचानक उसके दिमाग में किसी भी परेशानी का हल आ सकता है, जैसे उस चिंपैंजी के, चिंपैंजी ने बहुत कोशिश की थी किलो तक पहुंचने की, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। और फिर उसके दिमाग में अचानक से आया कि ये जो डिब्बे रखे हैं कमरे में, इनके ऊपर एक बॉक्स रख के मैं इन किलो तक पहुंच सकता हूं, तो उन्होंने ये किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनके प्रयोग की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं। इनके प्रयोग की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये जो गेस्टाल्टवादी हैं, तो याद रखना गेस्टाल्टवादी कौन है, ये कोहलर है ना, मैक्स वर्दीमर, ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिनको गेस्टाल्टवादी बोला गया है। इनके अनुसार सीखना प्रयास एवं त्रुटि के कारण नहीं होता, बल्कि सूझबूझ के कारण होता है। तो यहां पर थॉर्नडाइक ने यह सिद्ध किया था कि सीखना प्रयास और त्रुटि के कारण होता है, लेकिन गेस्टाल्टवादियों ने यह सिद्ध किया कि सीखना प्रयास एवं त्रुटि से नहीं होता है, इसके लिए सूझबूझ की आवश्यकता होती है ना। अचानक से समझ में कुछ आएगा तब सीखना होता है। तो ये याद रखिएगा कि गेस्टाल्टवादियों ने क्या बोला है, और सीखना एवं त्रुटि ये है थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। सूझबूझ का मतलब क्या है कि अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से जो किसी समस्या का समाधान कर दे। ऐसे ही चिंपैंजी के दिमाग में एक विचार आया, तुरंत उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने डब्बे के ऊपर डब्बा रखा और उन कीलों को प्राप्त कर लिया। तो ये क्या है, अचानक एक विचार उत्पन्न होना है ना, जो किसी समस्या का समाधान कर दे, उसको इन्होंने सूझबूझ बोला है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सूझ के द्वारा प्राणी सीखने के अंतर्गत सभी परिस्थितियों का भली प्रकार से अवलोकन करता है, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो यहां पर सूझबूझ में यह भी इंपॉर्टेंट होता है इनके अनुसार कि जब सूझबूझ होती है तो उसमें क्या है कि जो कोई भी प्राणी है, कोई भी व्यक्ति है, तो परिस्थितियों का अवलोकन करता है। जैसे जो चिंपैंजी था, उसने अपनी परिस्थितियों का अवलोकन किया कि मैं वहां पर पहुंच नहीं पा रहा हूं, लेकिन कमरे में लकड़ी के डिब्बे भी रखे हैं, उनकी सहायता से पहुंच सकता हूं। तो पहले अवलोकन करना होता है, उसके बाद प्रतिक्रिया देना होता है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कोई भी सिद्धांत जब बनाया जाता है तो उसका शैक्षिक महत्व होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे मान लीजिए यहां पर क्रो एंड क्रो ने यह बोला है कि कला, संगीत एवं साहित्य के लिए यह सिद्धांत उपयोगी है। जैसे कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। अब साहित्य के क्षेत्र में मान लो आप कोई भी एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, मान लीजिए, अच्छा मैं आपको बताता हूं, एक शेर लिख रहे हैं आप, ठीक है, आप एक शेर लिख रहे हैं, तो अचानक आपके दिमाग में सूझबूझ, यानी कि अचानक आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें आएंगी, उसके हिसाब से आप शेर लिखोगे, है ना। ऐसे ही कोई भी पैराग्राफ साहित्य का, कोई भी श्लोक लिख रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या है, अचानक से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा, तब आप उसको लिखोगे। ऐसे ही ये बोला है क्रो एंड क्रो ने कि कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इस सिद्धांत को उपयोगी में लाया जा सकता है ना, क्योंकि सूझबूझ से ही तो सारे काम होते हैं। अब नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ऐसा कौन सा विषय है, विज्ञान है, गणित है, और इनमें से कोई एक विषय बताना है आपको जिसमें ये सूझबूझ का सिद्धांत काम करता है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप, ठीक है। एक है जेम्स ड्रेवर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लक्ष्य प्राप्ति में ये सिद्धांत सहायक है, इन्होंने बोला है, ये इनका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कोई भी किसी का स्टेटमेंट होता है तो आपको याद करना होता है कि लक्ष्य प्राप्ति में ये सिद्धांत सहायक है। ये किसका स्टेटमेंट है, किसका कथन है, तो ये जेम्स ड्रेवर का इस कथन है। कठिन विषयों के लिए भी उपयोगी है, तो हर विषय के लिए उपयोगी है, मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो ये सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है कि सूझबूझ के द्वारा बच्चे किन किन क्षेत्रों में सीख सकते हैं। कला, साहित्य, संगीत, गणित लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। जो कठिन विषय हैं उनमें बच्चा अपनी सूझबूझ से सीख सकता है। तो यहां पर यह सिद्धांत इस पर बेस्ड है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूं चाक्षु पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं
यूपी टेट के मामले में बेस्ट बुक्स होती हैं। ये आप देख सकते हैं यूपी टेट के लिए गणित की बुक्स है। यहाँ पर इन बुक्स की खास विशेषता ये है कि इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर को भी सॉल्यूशन किया जाता है। इसके अलावा आपका पूरा कोर्स भी यहाँ पर कंप्लीट कराया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी लिस्ट है, विषय सूची की लिस्ट है। और इन बुक्स को आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके इन बुक्स की जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, कोई भी सिद्धांत जब बनाया जाता है तो उसकी आलोचना जरूर होती है, क्योंकि कोई भी मनोवैज्ञानिक को कोई भी सिद्धांत में कमी दिखेगी, फिर दोबारा से वो अपना नया सिद्धांत बनाएगा। तो इसलिए आलोचना करना भी आवश्यक है और हर सिद्धांत की आलोचना भी होती है। ऐसे ही जो सूझबूझ का सिद्धांत है कोलर का, इसकी आलोचना में क्या बोला गया है? इसकी आलोचना में बोला गया कि सभी तरह का सीखना इससे संभव नहीं है। तो ये भी सही बात है, कोई एक सिद्धांत कोई एक तरह से, दो तरह से, चार तरह से सिखा सकता है, लेकिन सभी तरह का सीखना इस सिद्धांत से संभव नहीं है। अब मान लीजिए आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मैथ की लैब में हैं, तो वहां पर ऐसा तो नहीं है कि सूझबूझ से काम करोगे। आप साइंस की लैब में हैं, साइंस की लैब में आप सूझबूझ से काम करोगे? नहीं काम करोगे। वहां पर आपको चीजें पहले से पता होनी चाहिए। तो हर विषय में हर जगह काम नहीं आता। यह मनोविज्ञान और शिक्षा दर्शन का सम्मिलित रूप है। किसी ने बोल दिया कि ये मनोविज्ञान को भी आपने ले लिया है और शिक्षा दर्शन को भी ले लिया है, दोनों का सम्मिलित रूप आपने ऐसे ही रख दिया है। और इसके अलावा इसमें बोला गया कि इसमें भी प्रयत्न एवं भूल किसी न किसी मात्रा में है। अब गेस्टाल्टवादियों ने बोला कि प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से कोई नहीं सीखता है, सूझबूझ से सीखता है बच्चा। लेकिन यहां पर यह बोला गया कि इसमें भी तो प्रयत्न एवं भूल है। चिंपैंजी क्या कर रहा है? उसको केले को पकड़ने की कोशिश की उसने, तो ये प्रयत्न कर रहा है, उसको नहीं समझ में आया। फिर उसने बाद में उसके सूझबूझ से ये दिमाग में आया कि इन डिब्बों को रखकर मैं ले सकता हूं। तो इसमें भी थोड़ी सी प्रयत्न एवं भूल है, प्रयत्न एवं त्रुटि है। तो इसलिए इसमें बोला गया कि इसमें भी तो प्रयत्न एवं त्रुटि है। ये इनके सिद्धांत की आलोचना है। विद्वानों ने माना कि सूझ पशुओं और बालकों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि उनमें चिंतन का भाव होता है। किसी बड़े इंसान को कोई काम कर रहा है, मान लीजिए 40 साल का कोई आदमी है, वो किसी काम को कर रहा है, तो उसमें सूझबूझ से वो किसी भी काम को कर लेगा, उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो जानवर हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो हर चीज सूझबूझ से नहीं आएगी ना। तो ये उनमें चिंतन कम होता है, वो चिंतन नहीं कर पाते हैं। जो बड़ा इंसान होगा वो चिंतन कर लेगा, आदमी चिंतन कर लेगा, लेकिन बालक चिंतन नहीं कर पाएगा ना। तो सूझबूझ वहां पर उसको कम समझ में आएगी। तो बालकों के लिए ये इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है सिद्धांत, और बालकों के लिए जो छोटे छोटे विषय हैं उनके लिए भी प्रभावशाली नहीं है। ये इसकी आलोचना और की गई। ठीक है, तो ये हो गई सिद्धांत की आलोचना। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सिद्धांत के अन्य नाम पढ़ लिए, किसने इसको प्रतिपादन किया, कौन है वो, उनकी पुस्तक क्या है, कहाँ के हैं वो, सारी बातें पढ़ ली। अब सिद्धांत की आलोचना भी हमने पढ़ ली, शैक्षिक महत्व भी हमने पढ़ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लिए। अब यहां पर ये चैप्टर जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है कोलर का सिद्धांत, समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला सिद्धांत है जीन पियाजे वगैरह का, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यूपी टेट के लिए चाक्षु पब्लिकेशन की बुक्स आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप Amazon, फ्लिपकार्ट से भी इसको खरीद सकते हैं। वहां पर इसको 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।